जी, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम अख्तर और हम इस वक़्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर, ख़ान मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ। जी आज़ाद साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आज़ाद साहब, सियासत में किस तरह आपने कदम रखा और कब आपने इसमें जौन से आए? देखिए जी, मैं जब तालिब इल्म था तो पीएसएफ के से मैंने स्टार्ट की थी और उस वक्त से मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। क्या आपको याद है कि कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के दौरान बहावलपुर ज़िले में क्लीन स्वीप भी किया था? यस, मैं जब डिवीज़न प्रेसिडेंट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो भावलपुर डिवीज़न की 5 सीटों हमने कामयाबी हासिल की थी। अब सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई ऑफिस नहीं है, न मरकजी ऑफिस है जनूबी पंजाब का, न डिवीज़नल ऑफिस हैं, न डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, न तहसील के ऑफिस हैं, न यूनियन कौंसिल तक कोई ऑफिस नहीं है। यहाँ तक कि जनूबी पंजाब के जो सदर है मखदूम अहमद महमूद साहब ने आज तक जनूबी पंजाब का तंजीमी दौरा ही नहीं किया, जिसकी वजह से 2024 में 2024 में और जितने ही इलेक्शन हो रहे हैं उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया। भावलपुर तो कुजा रहेगा, जनूबी पंजाब की बात की। अगर जनूबी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन होती, तंजीमें होती, अवाम से रबता होता, तो अवाम के तवस्सुत से जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी स्वीप करती और पीपल्स पार्टी फिर मरकज़ में भी स्वीप करती। अच्छा आज़ाद साहब, ये बताएं आइंदा इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए इन इलाकों में क्या इकदाम करने चाहिए? लेकिन जी पीपल्स पार्टी को सबसे पहले तो जरदारी साहब को, जनाब सदर मुमलिकत हैं, और बिलावल साहब को हर डिवीज़न की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर खुद जाना पड़ेगा। उनके जाने से ये होगा कि जो नामवर शख्सियतें होंगी वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी और उनकी वजह से पीपल्स पार्टी को बूस्टअप मिलेगा। एक बात, इस वक्त जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब दोनों में ऑर्गेनाइजेशन डेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने देखा कि उन्होंने क्या जद्दोजहद की। उनकी जद्दोजहद की वजह से 26 तरमीम कामयाब हुई है। मैंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब को कहा था कि जब वो कारसाज 18 अक्टूबर का साना हुआ था तो हमारी मीटिंग हुई थी बिलावल हाउस में। एक दिन पहले वो आई थी, हमारी मीटिंग हुई थी और उसके बाद कारसाज में जो धमाका हुआ, हमारे पौने 200 कारकुन शहीद हुए, मैं भी उसमें शामिल था, हम बच गए थे। हम उस जहाज में उसमें शामिल थे, जो ट्रक था उसके सवार थे, बेनज़ीर साहब के साथ थे। तो अगले दिन फिर मीटिंग होती है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब सेंट्रल एक्जेक्टिव कमेटी फेडरल काउंसिल की मीटिंग करते हैं बिलावल हाउस में। मैंने उस वक्त कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर पाकिस्तान ना आती तो पाकिस्तान कंप्लीट ना होता। लफ्ज़ सुन लें, मैंने ये वर्ड्स कहे, सेंट्रल एक्जेक्टिव कमेटी के ऑन रिकॉर्ड है। आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिलावल भुट्टो ना होते तो 26 तरमीम भी मंजूर ना होती। आप समझते हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने इसलिए किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज लीग के दरमियान मिसाक जमहूरियत तय हुआ था। मिसाक जमहूरियत की रोशनी में ये बात तय थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाएंगे
जिसके नतीजे में बिलावल भुट्टो ने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के विजन को उसको कामयाब कराने के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, हमारा ये मंशूर है कि हम मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की हिदायत और विजडम की रोशनी में। उसकी सूरत हाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनने से सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स अलहदा हो जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना सियासी मुकदमात और कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस हैं वो अलहदा समाप्त हो क्या कि इस वक्त मुल्क बड़ा गैर सियासी इस्तेहकाम की तरफ है और अमन भी जौन से नज़र नहीं आ रहा, तो ये किस तरह हम इस में इस्तेहकाम ला सकते हैं? देखें, सियासी जमातों का तरीक़ाकार ये होता है कि डायलॉग्स के ज़रिए मैटर सेटल किए जाते हैं। अगर मुल्क में ऐसे मसाइल हों तो तमाम जमातें मिल बैठ के उसको सेटल करती हैं। आपने देखा फ़लस्तीन के इशू पर तमाम जमातों ने बैठ के फ़लस्तीन को अलहदा रियासत बनाने का मुतालबा किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तमाम जमातों ने मुतालबा किया है एक्सेप्ट पीटीआई। पीटीआई क्योंकि एजेंट है, गैर मुल्की एजेंट है और उनके आका जो हैं वो यहूदी हैं, उसके बेटे यहूदी की औलाद हैं, खुद वो यहूदी की बीवी उसकी औलाद है वो, तो लिहाजा उनकी बागडोर वहां से शुरू होती है। आप ये देखें कि समिट कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान में, उन्होंने ऐलान किया कि हम समिट कॉन्फ्रेंस को बाइकाट करेंगे और हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे ताकि मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल डाला जा सके। पूरी कोशिश करते रहे हैं पीटी वाले। आज भी आपने देखा कि 26 तरमीम में उन्होंने वोट नहीं दिए। उन्होंने जो मरात इमरान खान जेल में ले रहा है, हमें तो कभी, मैं भी जेल में रहा हूं, मुझे भी बेटर क्लास मिली थी, मैं भी बेटर क्लास में रहा हूं, हमें तो ऐसी मराद नहीं दी गई। 26वीं तरमीम क्यों लाई गई है और ये क्या है? देखिए, 26 तरमीम के मकासद थे, एक तो जो अदालत में लिटिगेशन है वो सियासी मुकदमात की बिना पर वो धरे के धरे रह जाते हैं, उनको समाअत नहीं किया जा सकता, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को टेकअप किया जाता है और उससे लिटिगेशन जो है वो बढ़ रही है, पेंडिंग होती चली आ रही है और हजारों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए। जब सुप्रीम कोर्ट में 5 साल में हमारा केस नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? मैं बहसत वकील के यहां केस दायर करता हूं, मेरा अर्जेंट केस भी वहां नहीं लग सकता, चाहे आपकी जमानत की दरखास्त हो, चाहे आपका स्टे मैटर हो। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मसरूफ होती है सियासी मुकदमात की बिना पर, लिहाजा आम आदमी मुतासर होता है, आम सिविल जो है उसको रिलीफ नहीं मिलता, तो लिटिगेशन बढ़ रही है और अवाम प्रॉब्लम में है। अवाम को प्रॉब्लम से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर की बुनियाद पर मिसाक जमहूरियत की बिना पर जद्दोजहद की, नवाज लीग के साथ मिलकर जद्दोजहद की और स्पेशली तौर पर मौलाना फजल रहमान से मिलकर जद्दोजहद की और सारी जमातों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है। तमाम जमातों को साथ मिला के यूनानिमस किस्म का ये तरमीम लाने के सारा प्रोग्राम था। आज़ाद साहब, चीफ जस्टिस साहब अब रिटायर हो रहे हैं, तो अब जो 26वीं तरमीम के तहत जो नया तरीक़ेकार है चीफ जस्टिस के इंतखाब का, वो क्या है?
क्या है? देखें, पार्लियामेंट यानी स्पीकर साहब स्पेशल कमेटी बनाएंगे, जो बना रहे हैं। उसके लिए जमातों से नाम मांगे गए हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी ने 3 नाम दे दिए, एक सेनेटर का दिया, 2 कौमी असम्बली दिया। ठीक है, इसी तरीके से जमीयत उलमा ने अपना नाम दे दिया है, इसी तरीके से मुस्लिम लीग अपने नाम दे रही है। तो ये एक स्पेशल कमेटी होगी, इसके मेंबरान होंगे टोटल 12, 4 सेनेटर होंगे, 8 एमएनए होंगे। 2/3 की बुनियाद पर ये कमेटी फैसला करेगी, नॉमिनेट करेगी चीफ जस्टिस को कि ये 12 रुकनी कमेटी में 2/3 की बुनियाद पर यह फैसला हुआ है, जिसको वजीर आजम पाकिस्तान के पास भेजा जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान उसको एंडोर्स करने के बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास भेजेगा। प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइन करने के बाद वो चीफ जस्टिस। आज़ाद साहब, आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग होंगे, तो इन्हें कौन बनाएगा? देखिए, मैंने अभी गुजारिश की है कि जो चीफ जस्टिस का तकर्रुर है, जैसे कि इस वक्त चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, वो स्पेशल कमेटी 12 रुकनी है, वो उनको प्रपोज करेगी। उसमें 2/3 मेजॉरिटी, पहले वजीर आजम, फिर सदर, उसको बनाने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के कहते हैं कि चीफ जस्टिस कौन होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जिसको जुडिशल कमीशन जो है बनाएगी, सीनियर मेंबरान पर मुश्तमिल होंगे। जुडिशल कमीशन बनाएगी और वो उसको अख्तियार है बनाने का, और वो जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुमार किए जाएंगे, और जिसको आप चीफ जस्टिस कह सकते हैं, और वही अख्तियार होगा उनके पास जो चीफ जस्टिस के पास अख्तियार होता है। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं कि हामिद खान साहब ने कॉल दी है एहतजाज की, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? कि हामिद साहब जो हैं एक मखसूस पार्टी से बिलोंग करते हैं, मखसूस ग्रुप है पीटीआई का, वकला का पीटीआई का मखसूस ग्रुप है। हामिद खान को कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत से पाकिस्तान बार कौंसिल की है। कानूनी हैसियत पाकिस्तान बार कौंसिल के बाद 4 सूबाई कौंसिल की है। उनके तहत हम सब वकला जो हैं पाबंद होते हैं। हम हामिद खान की किसी काल का पाबंद नहीं है। हामिद खान पीटीआई के प्रोग्राम को लेके जाना चाहते हैं, और हामिद खान की वजह से वकला तकसीम हो चुके हैं। हामिद खान पीटीआई के लोग हैं, इधर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नवाज लीग के लोग हैं, दूसरी पार्टीज के लोग मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं। तो इस तरीके से हामिद खान अपनी इंडिविजुअल हैसियत में, उनको कोई राइट नहीं है कि वो वकला को कॉल दें और 26 जो तरमीम है उसके खिलाफ निकले। वकील नहीं निकलेंगे, हाँ पीटीआई वालों को निकाल लें, वो जरूर निकले। पीटीआई वाले निकल सकते हैं, हम लोग नहीं निकल सकते। हम लोग पाकिस्तान बार कौंसिल की काल के पाबंद हैं। जी आज़ाद साहब, आइंदा इलेक्शन में सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी। तंजीम 9 जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी का बैंक वोट मौजूद है। पीपल्स पार्टी को वोट निकालने के लिए अपनी मौसर और फाल ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। जो इस वक्त फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहां तक कि आप देखें कि भावलपुर जनूबी पंजाब का हिस्सा है, यहाँ न भावलपुर का कोई सदर है, एक मुल्तान के बंदे को बनाया हुआ है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, सेक्रेटरी फौत हो चुका है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भावलपुर में नहीं है।
इसी तरीके से जनूबी पंजाब में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने पहले भी कहा है, चेयरमैन साहब से भी गुजारिश की है कि इस मामले को हल करें, ऑर्गेनाइजेशन के मामले को। जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब को मौसर रोल अदा करने के लिए जनूबी पंजाब का सदर बनाए नया, और सेंट्रल पंजाब का भी नया सदर बनाए। जब तक आप इन मखदूमों से जान नहीं छुड़ाएंगे, लोग आपके साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा आज़ाद साहब, आपने कमोबेश 5-6 जेलें पंजाब की उसके असीर रह चुके हैं, और इसमें क्या हकीकत है कि आप जब जेल में थे तो आपके बेटे की डेथ हो गई और आप उसके जनाजे में भी शरीक ना हो सके? देखें, 1987 में हम मियाँ चन्नू इलेक्शन के लिए जा रहे थे, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो राय आलम थे डिवीज़न प्रेसिडेंट, और महार नादिर जो है ज़िले के सेक्रेटरी थे, और शहीद हो गए थे। वो शहीद हो गए थे, मैं उसमें सेफ बचा था, जिसके बाद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे डिवीज़न प्रेसिडेंट बनाया था। मैं जेल में था, और मेरा बेटा जो होता है 14-15 साल का बेटा था, वो फौत हो गया। मैं अपने बेटे का भी जनाजा नहीं पढ़ सका था। मैंने दिन रात पीपल्स पार्टी के लिए जद्दोजहद की है। आज भी हम पीपल्स पार्टी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना होते और वो जद्दोजहद ना करते, तो 26 तरमीम आ ही नहीं सकती थी। और हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मिसाक जमहूरियत, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के विजडम को, और अवाम की जो मसाइल थे जिससे मुकदमात अवाम में पेंडिंग चले आ रहे थे, उनको हल करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाई गई है। इसलिए हमको खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी है जो कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है? देखिए जी, आपने एक चीज़ नहीं देखी कि 26 तरमीम में बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों से कोऑर्डिनेट करके 26 तरमीम लाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। और पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि लोग महंगाई में जो पिस रहे हैं, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो 7 प्राइस कंट्रोल पर अमल दरामद करे, जो भुट्टो साहब ने कैद अवाम ने बनाया था, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर और एसी को यह अख्तियार है कि वो रेड करें और वो लिस्ट दें, रेट लिस्ट दें, जिसके मुताबिक अशिया सरफरोख की जा सकती है। लेकिन यहाँ अपनी मर्जी से लोग, ये एक महंगाई होती है कराई जाती है, एक की जाती है, एक खुद साख्ता महंगाई है, यानी मुंह मांगे दाम हर दुकानदार ले रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म के इकदाम करने के लिए कानूनी इकदाम करें और उनको शिकंजे में जकड़ें, रेट लिस्ट दें। और सूरत हाल ये है कि अगर आप चाहते हैं अवाम को रिलीफ मिले, तो प्राइवेट मंडियों के मुकाबले सरकारी मंडियां बना लें। प्राइवेट जो अशिया सर्व जैसे मंडी में फरोख्त होती है, ऐसे सरकारी रेट्स पर अशिया सर्व, जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इनको कहा जाए कि आप वार्ड वाइज यूटिलिटी स्टोर स्टार्ट करते हैं, वार्ड वाइज, जैसे कि राशन डिपो का सिस्टम था। यूटिलिटी स्टोर को बेहतर बनाने के लिए कि वार्ड वाइज एक तरकीब दी जाए, हर वार्ड में लोगों को सस्ते दामों पर, अच्छे दामों पे चीज सस्ते दामों पे मिले और लोग आराम से ले सकेंगे। अच्छा आज़ाद साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत बार बार, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, सियासत में जब तक आप इस्टेब्लिशमेंट से दूर नहीं होंगे,
उस वक्त बात नहीं बनेगी। हम लोग इलेक्ट होके जाते हैं, एमएनए बन के जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी का रोल मुल्क से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहां ब्यूरोक्रेसी ने इजारादारी कायम की हुई है, फिर पुलिस ने इजारादारी कायम की हुई है। मुल्क को इन मामलात में इकदामात करने नहीं, जैसे कि 26 तरमीम की लाई गई है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का रोल खत्म करने के लिए, पुलिस का रोल खत्म करने के लिए, अवाम की मदद करने के लिए ऐसी तरमीम लाई जाए। ठीक है जनाब आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। जी नाज़रीन, ये थे हमारे प्रोग्राम के मेहमान खान मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।